गाइस, तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 साइंस का। ओके, मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 कर लिया था, तो हम साइंस का देखेंगे जो एएमयू के 11th एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बहुत क्योंकि रिएक्शंस पूछी जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या है। भी केमिकल रिएक्शन मीन्स कोई भी केमिकल चेंज जो हमारी डेली लाइफ में हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिल्क से कर्ड कन्वर्ट हो जाना, यानी कि मिल्क से कर्ड, ये केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज है तो इसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे हम। ठीक है, ये केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज में हो क्या रहा है, कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, उसको पूरा रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, पूरा मेंशन कर देना कि ये वाला कंपाउंड इसमें बदल जा रहा है, ये एलिमेंट इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ये एटम ये बॉन्ड तोड़ के ये कर ले रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है बस। ओके, तो केमिकल रिएक्शन ही केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन है, वाइस वर्सा यू कैन से। और नाउ इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, केमिकल रिएक्शन को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। ओके, रिप्रेजेंट करना ही, तो केमिकल रिएक्शन जो होती है इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यही कहलाता है क्या, केमिकल इक्वेशन। तो दैट्स इट। ठीक, तो ये बेसिक है, डेफिनेशन आपसे नहीं पूछ रहा ना, आपको पता नहीं है। ओके, मैंने आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब भाई केमिकल रिएक्शन हमें समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशन हमें समझ में आ गया, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है और ये नहीं है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस की, वो देख लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है ये नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो नंबर 1, पहली कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर कभी भी आपको ये पता करना है कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं, तो एक सेकेंड, ये स्क्रीनशॉट कैसे हो गया, ओके जाने दो। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो पहली है कि चेंज इन कलर, जो याद आ रहा है पहले वो लिख दे रहा हूँ। ओके, और कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि लाइन से लिखो कि पहले ये एनसीईआरटी में दिया है तो ये लिखो, कुछ भी नहीं, आपको जो रिकॉल आप कर पा रहे हैं वो लिखिए। चेंज इन कलर, चेंज इन फेज, ओके, एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी हम कहेंगे कि भैया कि केमिकल रिएक्शन है। एंड फिफ्थ, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, कलर हो गया, गैस हो गया, ओके, पीपीटी फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, पीपीटी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। ओके, तो ये हमारी कुछ पहचान है जिससे हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं। और ऑलवेज रिमेंबर, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है भाई, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ओके, उसको रिप्रेजेंट जब हम करते हैं केमिकल रिएक्शन को, उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो
एक शर्त यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना, ये जब भी तुम ये बस सारे पॉइंट्स अगर देखोगे तो ये हमेशा याद रखना, सब्सटेंस जो है वो चेंज हो रहा है दूसरे सब्सटेंस में और इरिवर्सिबल होना चाहिए। क्या मीनिंग है इसका? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन में नोट जो हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ओके, इरिवर्सिबल चेंज उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इरिवर्सिबल चेंज विद रेस्पेक्ट टू फिजिकल एस्पेक्ट से। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज का मीनिंग क्या है कि आप दोबारा उसको नहीं पा पाएंगे। जैसे आपने मिल्क से बना दिया कर्ड, अब बताइए मिल्क से कर्ड बन गया तो कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात? तो ये से ये तो जा सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते। ओके, तो इट इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। जैसे कोई मान लीजिए कोई कागज़ है, आपने पेपर बर्न कर दिया, पेपर को बर्न कर दिया, ठीक है, तो वो बन गए एशेज, राख बन गया, बर्न किया, तो अब यहाँ से यहाँ चले गए। ठीक है, ओके, लेकिन वापस नहीं आ सकते आप। ठीक है, एशेज से पेपर नहीं बना सकते फिजिकली। ठीक है, फिजिकली बात कर रहा हूँ। तो याद रखना ये इरिवर्सिबल चेंज होते हैं ये केमिकल रिएक्शन। तो जब भी आप ये करैक्टरिस्टिक चेंज चेक करेंगे, जैसे कि मान लो कहीं पर कलर का चेंज हो रहा है तो आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन है, लेकिन साथ में आपको ये चीज़ देखनी है कि वहाँ पे इरिवर्सिबल चेंज है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो रनिंग कर रहा है, ठीक है, अब रनिंग करते 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 उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया, रेड कलर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, रेड फेस हो गया। ठीक, किसी बच्चे का, कोई लड़का है वो रनिंग कर रहा है, ठीक है, भाग रहा है, और रनिंग करते करते उसका फेस कैसा हो गया? रेड हो गया। अब रेड फेस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है वो केमिकल चेंज हो गया। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि वो रिवर्सिबल है, यानी कि अगर वो रुक जाएगा, थोड़ी देर बैठ जाएगा, रेस्ट कर लेगा, तो उसका फेस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये समझ में आई बात? ये केमिकल चेंज नहीं है। तो ये बताना चाह रहा हूँ, बच्चा कोई कहने लगे कि सर ये भी तो केमिकल चेंज है। नहीं भाई, ठीक है, तो केमिकल चेंज में इरिवर्सिबल चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तभी कहेंगे हम। ऐसे ही कोई कहेगा चेंज इन फेज़, चेंज इन फेज़ जैसे कि मान लो वाटर है, अब वाटर से क्या बन गई? आइस बन गई। ठीक है, तो सर ये देखिए ये लिक्विड था वाटर, कोई बच्चा कहे सर ये लिक्विड था, और ये सर क्या है? सॉलिड है। सर देखिए आपने बोला था फेस चेंज हो जाए, तो फेस चेंज हो गया, लिक्विड से क्या बन गया? सॉलिड बन गया। तो सर ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है? नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि आप सॉलिड से वाटर बना सकते हैं ना बाद में, भाई आइस पिघल जाएगी तो वाटर बन जाएगा वापस। तो ये इरिवर्सिबल नहीं है, यानी कि रिवर्सिबल है, यानी वापस आ सकता है। समझ में आई बात? यानी हम इसको दोबारा पा सकते हैं। अगर हमने बर्फ़ से पानी बना दिया तो पानी से बर्फ़ हम बना सकते हैं दोबारा। तो इसलिए समझ में आएगी, इतना क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, तो कहीं पर अगर गैस रिलीज़ हो रही है तो हम कहेंगे वहाँ केमिकल चेंज है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो मोस्टली भाई चेंज इन टेम्परेचर होता है तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जो याद रखने हैं, जैसे कि कोई बच्चा कह दे सर मैं छत पे खड़ा हुआ, मान लो मैं धूप में खड़ा हूँ, ठीक है, या मान लो ये कोई बुक है या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बुक है और ये जो बुक है ये सनलाइट में मैंने रख दी, ठीक है, सनलाइट में रख दी। अब जब सनलाइट में रख देगा भाई तो ये बुक पे सनलाइट गिरेगी और ये गर्म हो जाएगी, तो वो कहेगा सर टेम्परेचर चेंज हो गया, पहले बुक ठंडी थी अब गर्म हो गई। ठीक है, पहले क्या थी? कोल्ड थी बुक, और सनलाइट के पड़ने से क्या हो गई? गर्म हो गई, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया सर, केमिकल रिएक्शन नहीं भाई। भाई आप उसको बुक को बाद में रख दीजिए धूप से हटा के, वो वैसी हो जाएगी ना, ओरिजिनल फेज अपने फेज में आ जाएगी, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कहते, ठीक है, मैंने बोला रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, इरिवर्सिबल हो, यानी कि उसको वापस अगर पा रहे हो आप, उसको अगर बैक कंडीशन में आप उसके ले जा पा रहे हो उसे, तो नहीं बोलेंगे उसे केमिकल रिएक्शन। अगर वो रिवर्स नहीं हो पा रहा, इरिवर्सिबल है, तो उसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऐसी फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो, कहीं पे पीपीटी बन रहा है, पीपीटी बोले तो जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो नीचे कुछ बैठ जा रहा है, ठीक है, नीचे कुछ ना कुछ बैठ जा रहा है,
ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। यानी कि जब आपने दो आइटम मिलाए और वो दोनों मिक्स होने के बाद नीचे कुछ नई चीज़ बन गई और वो नीचे बैठ गई, तो पीपीटी फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा अगर, तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो अब कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर पानी ले लीजिए, ठीक है, और इसमें डाल दीजिए क्या, पत्थर, ठीक है, इसमें डाल दीजिए स्टोन, सर नीचे बैठ जाएंगे स्टोन। अरे भाई, फिर पानी निकाल दोगे तो स्टोन अलग हो जाएगा, फिर से वही अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया ना, नई चीज़ बने। नया चीज़ कहाँ बन रहा है, कोई नई चीज़ बनना चाहिए ना। ठीक है, तो ये, तो आई होप क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका। ठीक, तो ओके, अब देखते हैं भाई, हम केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये बताया मैंने। फिर हमें केमिकल रिएक्शन भी पढ़नी है, कितने टाइप की होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन में मैंने बोला कोई सब्सटेंस होता है वो नया सब्सटेंस बना देता है। ठीक है, तो ये, तो कोई सब्सटेंस, मान लो ये ए है, ओके, और ये बी है, ओके, ए और ये बी, ये दोनों मिले और इन्होंने बना दिया मान लो सी प्लस डी, ऐसा कुछ बना दिया। तो ये जो, सॉरी, ये जो ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ओके, ये सब्सटेंस, ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है जिसका फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो कंपाउंड्स, ठीक है, दोज आर फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट एंड द कंपाउंड विच रिएक्ट ईच अदर आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ओके, तो एज सिंपल एज आई हैव टोल्ड यू। ओके, जैसे कि मिल्क, और मिल्क से क्या बन गया, कर्ड, तो मिल्क हमारा रिएक्टेंट हो गया, ओके, और कर्ड हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक, ऐसे, तो ये याद रखना। ओके, अब ये देख लिया, अब हम देखेंगे भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल, जैसे कि अभी तक हमने कोई भी एग्जांपल नहीं लिया, बस बेसिक एग्जांपल लिए हैं जो डेली लाइफ के। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो बनता क्या है, MgO। ओके, बैलेंस करेंगे इसको, ओके, तो बैलेंस अगर करते हैं हम इसको तो इधर लगा देंगे हम 2, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, फिर Mg इधर 2 हो गए तो इधर भी 2 लगा दिया। ओके, अब क्वेश्चन ये बनता है, वाई डू वी बैलेंस। ओके, तो ये याद रखना, वाई डू वी बैलेंस, पहली चीज़ तो ये। ओके, और अब मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो बर्निंग से पहले क्या होता है, वाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। ठीक है, तो बर्निंग से पहले हम रब क्यों करते हैं, ये पूछता है आपसे, तो ये याद रखना है। एक सेकेंड। ओके, तो वाई डू बी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन एंड वाई डू बी रब मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। ओके, तो देखो भाई, पहले तो ये समझो कोई भी चीज़ बर्न कब होती है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया भाई, हम मैग्नीशियम को जला रहे थे, ऑक्सीजन क्यों आ गया। तो कोई भी चीज़ जब बर्न होती है तो बिना ऑक्सीजन के बर्न नहीं हो सकती। तो ऑक्सीजन इज़ नेसेसिटी और नेसेसरी कंडीशन टू बर्न एनीथिंग। ओके, तो ये याद रखना है, तो इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो ये वाइट पाउडर फॉर्म बनता है, यानी कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये वाइट पाउडर, ठीक है, वाइट पाउडर होता है, तो ये याद रखना है। ओके, अब उसके बाद और क्या याद रखना है, अब वाई डू बी बैलेंस। ओके, बैलेंस क्यों करते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, देखो बैलेंस करना ये ज़रूरी है, तो टू फुलफिल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है उसको फुलफिल करने के लिए, भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, वो ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। मास कैन
नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास को आप ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये भी लिख लो। अच्छा, इतना ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है यानी कि मास ना तो बन सकता, ना ही बढ़ सकता है, ना घट सकता है। ठीक, कुछ नहीं हो सकता उसका, जितना है उतना ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं, यानी अगर इसको लिखना चाहें हम तो ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स ओके इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये वाली बात कह सकते हैं। क्यों भाई, आपने बोला कि मास ना बढ़ सकता ना घट सकता, तो जो शुरू में मास था वही मास बाद में भी रहेगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट यानी शुरू में मास इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट यानी बाद में मास। ठीक है भाई, एक कॉल आ गई थी इसलिए। ओके, आप समझ में आ गई इतनी बात। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, हम क्यों बैलेंस करते हैं। अब इसके सेकंड क्वेश्चन था कि वाई डू बी रब मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। ठीक है, बर्निंग से पहले हम रब क्यों करते हैं। तो इसका भी आंसर देख लो भाई। देखो, रब इसलिए करते हैं भाई कि जो मैग्नीशियम है, मान लो ये मैग्नीशियम है, इसके ऊपर होता क्या है, ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है। भाई बताया ना, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ पे ऐसे करके ठीक है ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, यानी ऑक्सीजन की। ओके, तो ये तो यहाँ पे ये ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर आ जाती है, ऑक्साइड लेयर। ठीक है, तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसलिए हम उसको रब करते हैं ताकि ऑक्साइड लेयर रिमूव कर सकें। ठीक है, अब भाई अगर ये बताइए मैग्नीशियम और ये उसके ऊपर आ गई ऑक्साइड की लेयर, अब आप माचिस की तीली देंगे तो ये ऑक्सीजन जो ये रिएक्ट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन की लेयर लगी हुई है, तो ये इससे मैग्नीशियम पे रिएक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको रब करते हैं। तो टू रिमूव ऑक्साइड लेयर। ओके, ये बेसिक सा मैंने आंसर लिख दिया, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, तो याद कर लेना ये। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं ये अगर किसी को नहीं आता तो बोल देना, बता दूंगा, लेकिन अभी मैं पढ़ाऊंगा जब मैं बैलेंस करना सिखा दूंगा। अभी जब हम रिएक्शन देखें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो भाई फटाफट से, तो पहले टाइप की जो रिएक्शन है उसको देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ, इसको ब्लैक ले लूँगा। ओके, तो पहले टाइप की जो रिएक्शन है वो दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ओके वो देख लो फटाफट से। ओके, इसके हम PYQ करेंगे। ठीक है, देखो आप 10th क्लास में ये सब पढ़ चुके हो, तो आपके लिए बहुत इजी होगा, कुछ भी नहीं है। बेटर ये है जो पढ़ चुका है उसको थ्योरी वरी नहीं करनी, सीधे क्वेश्चंस करे, काफ़ी है ना उसके लिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहती है कि भाई कोई भी दो चीज़ें हैं या तीन चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी सब्सटेंस है, रिएक्टेंट हैं, वो रिएक्टेंट क्या करेंगे, वन प्रोडक्ट बना देंगे। सिंपल, ये बोलती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 बन गया H2O। ठीक है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए क्या देखेंगे भाई, H2 लेफ्ट साइड में देखो कितनी है, H2 2, इधर भी 2, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 इधर 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन इधर हो गई हमारी 2, ठीक है, इधर भी 2 बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन देखो राइट साइड में कितनी हो गई, 2 2 सा 4। ठीक है, इस साइड में हाइड्रोजन कितनी हो गई 4, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे हमने बैलेंस कर लिया। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो आप। ओके, Zn प्लस O2 ZnO। ठीक है, जो आपको देना है आप सोच लीजिए और लिख दीजिए। ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 प्लस Cl2 HCl। ठीक है, बैलेंस कर लो अब इनको। तो ZnO2 ये बैलेंस करोगे तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 2। कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस है, H2Cl2 ये हो जाएगा 2HCl, ये बैलेंस हो गई। अब एक फेमस रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं, N2 प्लस H2 ये बनता है NH3। ठीक है, ये तो इसे अमोनिया फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं अमोनिया। ठीक है,
तो बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन इधर 2 है इधर 1 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितनी हो गई 6, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। ठीक है, सिंपल। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल मैंने दे दिए बहुत सारे। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज ओके डी कंपोजिशन ओके रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम देखें तो भाई इसमें होता क्या है, कोई भी ये कॉम्बिनेशन का रिवर्स है, ठीक है, कन्वर्स कह लो। ठीक है, कॉम्बिनेशन का उल्टा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भाई कॉम्बिनेशन में 2 चीज़ें 3 चीज़ें मिलकर बनानी थी 1 प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा हमारा 1 रिएक्टेंट और वो टूटेगा मोर देन, ठीक है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में। तो जैसे कि ए टूट गया किसमें, बी प्लस सी में। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ले लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल भाई कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हमने हीट किया, ये हीट का सिंबल है, ट्रायंगल बना हुआ अगर इसके ऊपर तो हीट का सिंबल है। हमने इसे हीट किया तो हीट से क्या हुआ, ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है तो ये गैस निकल रही है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से ये टूट गया। ओके, हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पे तुमने हीट दिया है, ओके, तो हीट से ब्रेक करते हैं जब, तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन बाय हीट। अगर डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है, हीट से हो रहा है, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है किससे, हीट से, डिकम्पोजिशन बाय हीट। तो अगर हीट से आप ब्रेक कर रहे हो तो उसे आप बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन, सिंपल। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये अब आप जो है एक करके बताइएगा मुझे, FeSO4, चलो इसको भी मैं ही कर देता हूँ। FeSO4, देखो मैं तुम्हें बताऊँ आसान तरीका इसको पहचानने के, बनेगा क्या। देखो यहाँ मेटल कौन सी है, कैल्शियम, यहाँ मेटल कौन सी है, आयरन। तो जो भी मेटल होगी उसका ऑक्साइड ज़रूर बनेगा, जो भी मेटल होगी उसका ऑक्साइड कन्फर्म बनेगा। ठीक है, मेटल क्या है, कैल्शियम, मेटल क्या है, आयरन, इनके ऑक्साइड बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन में जो भी मेटल होगी उसका ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe2O3। ठीक, कोई बच्चे का सर ये लिख दें FeO, मैंने बिल्कुल लिख दो, ये भी ठीक है, समझ में आई बात, ये भी रॉन्ग नहीं है। ओके, तो Fe2O3, और क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर ट्राईऑक्साइड भी गैस भी निकलती है, तो 2 गैस रिलीज़ होती हैं यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चा जो है एक गैस तो याद रखता है, दूसरी नहीं याद रखता। तो याद रखना, जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड बनेगा, और जो नॉन मेटल है उसका क्या बनेगा, गैस। मेटल का ऑक्साइड और सल्फ़र क्या है, उसकी बन जाएगी गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो बस ऐसे याद रख लेना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने हीट दिया है, इसे क्या दिया है, हीट। तो हीट से ये हुआ, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, अब एक तुम करके लाना, ये होमवर्क है आपका, PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, ये करना, इट इज़ योर होमवर्क। इसको कमेंट करके बताना क्या बनेगा। ओके, चलो ठीक है, मैंने बताया जो भी मेटल होगी उसका ऑक्साइड जरूर बनेगा, यानी कि लेड ऑक्साइड पक्का बनेगा, बाकी आप देखना क्या बनना चाहिए। ओके, किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो वो कमेंट कर देना कि सर ये बता दीजिए एक बार आप। ठीक है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से, उसका बिहाइंड लॉजिक, कि भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी एक भी पॉइंट आपको कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये कैसे बन गया, ये कैसे आ गया, कुछ भी आपको नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे ये FeSO4 से Fe2O3 क्यों बन गया, FeO क्यों नहीं बना। ठीक है, तो अगर आपको ये भी डाउट हो रहा है तो मैंने बोला FeO बन सकता है, बिल्कुल बनाइए। Fe2O3 कैसे बन गया। ठीक है, आपको कुछ भी लगता है कि सर बताइए तो हम बता देंगे, आप बस कमेंट कर देना। ओके, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन में अभी हमने क्या देखा, हमने डिकम्पोजिशन में देखा थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जब आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जैसे कि जैसे हमने ले लिया मान लो H2, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे बना देता रहा हूँ एक वायर, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लेना। अच्छा, बल्ब बना दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप शॉर्ट में ये बना दे रहा हूँ, तो मैं समझा नहीं, एग्जाम वहाँ पे नहीं, लेकिन लिखने वाला थोड़ी आएगा वहाँ पर। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी, ओके, अब देखो, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये ब्रेक हो जाता है, H2 अलग और ऑक्सीजन अलग, बैलेंस कर लो, ठीक है, तो बैलेंस करोगे, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई, ओके। अब इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई 4, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई, तो ऐसे करके हमने बैलेंस कर लिया, दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ऐसे ही होता है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो 3 तरीके के डिकम्पोजिशन होते हैं। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये क्या है, तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक ना, फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है, तो लाइट से, ओके, लाइट एज ए इलेक्ट्रिक करंट बिहेव कर सकती है, ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी लाइट की हेल्प से जब डिकम्पोजिशन होता है उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ओके। तो इसके एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल हैं बहुत, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं, क्या है वो, तो फर्स्ट वन इज AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, Ag मतलब सिल्वर और Br मतलब ब्रोमाइड, ठीक है। मैं देखो, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें नहीं आती, अगर आपको नहीं आती आप बोल दीजिए सर, आप बेसिक लिख बार बता दीजिए कि फॉर्मूले लिखे कैसे जाते हैं। जैसे मैंने बोला पोटेशियम सल्फेट, तो इसका फॉर्मूला सर लिखा कैसे जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है कि हाउ टू राइट फार्मूला, ओके, हाउ टू राइट फार्मूला, अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर देंगे तो मैं आपको एक वीडियो प्रॉपर इसी पे ले आऊँगा कि फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, ठीक है। ओके, अभी मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको आता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसको हमने दिया सनलाइट, ठीक है, तो सनलाइट, ये आ गई सनलाइट, ठीक है। सनलाइट को ऐसे नहीं बनाते हैं, सनलाइट को हम लिख देते हैं शॉर्ट में, कैसे, सनलाइट को लिख देते हैं शॉर्ट में H न्यू, ये V जैसा बनता है, ठीक है, ये जो है V जैसा बनता है, इसे बोलते हैं H न्यू, तो H न्यू, तो H न्यू ये सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट को रिप्रेजेंट H न्यू से कर देते हैं, यानी इस तरीके से लिख दो तो इसका मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। तो ये अब AgBr टूट जाएगा Ag प्लस ब्रोमीन में, ठीक है, तो Br2, ब्रोमीन कभी भी अकेला नहीं रह सकता, ठीक है, तो क्योंकि वो इनर्ट गैस नहीं है इसलिए Br2। और ऐसे ही एक होता है AgCl, सेम H न्यू देंगे आप, सनलाइट देंगे तो ये टूट जाएगा Ag प्लस Cl2 में, दैट्स इट। अब ये देखो, ये जो रिएक्शंस लिखी है ना हमने, AgBr और AgCl, ये जो रिएक्शन थे इनका रिएक्शन का यूज़ होता है फोटोग्राफिक में, यानी कि पहले होता था फोटोग्राफिक में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक में, ठीक है, तो फोटोग्राफी में इसका यूज़, तो ये याद रखना है। तो ये थे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 तरीके की होती हैं, थर्मल, इलेक्ट्रिक और फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। चलो आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, फिर कल देखेंगे बाकी, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर इसके जल्दी से फिनिश करके हम चैप्टर के क्वेश्चन भी करेंगे।
तो थैंक यू। ठीक है, जो भी ज़रूरतमंद है उनके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट करिए जो भी आपकी क्वेरी और सजेशन फीडबैक। तो बेस्ट ऑफ लक।